नमस्कार, आवाज समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा में मोदी सरकार ने पेश किया वक्फ संशोधन विधेयक बिल। वक्फ बिल सोची समझी रणनीति का हिस्सा, हम इस बिल का विरोध करते हैं, कहा अखिलेश यादव ने। वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश और अमित शाह के बीच मजाकिया आरोप प्रत्यारोप। वक्फ बिल पर जमीयते उलेमाए हिंद के अध्यक्ष का विरोध, जबरन लाया गया बिल। वक्फ बिल पर एडवोकेट माजिद मेमन का बयान, मुस्लिम अधिकारों पर बड़ा खतरा। और वक्फ संपत्तियों पर सरकारी तंत्रों की दखल देने की साजिश, वारिस पठान। और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश कर दिया। एनडीए ने समर्थन के लिए व्हिप जारी किया है, जबकि विपक्ष इसे असंवैधानिक बता रहा है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर लोकसभा में 8 घंटे तक चर्चा सरकार और विपक्ष के बीच लंबी घंटों तक चली, जिसमें वक्फ बोर्ड बिल को लेकर सदन में सरकार और विपक्ष के बीच बड़े पैमाने पर नोकझोंक देखी गई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने दोपहर 12 बजे इसे सदन के पटल पर रखा। आइए सुनते हैं कि बिल पेश करने के दौरान अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू क्या कह रहे हैं। The Waqf Board is a statutory body, pure and simple. It is not a representative body of the Muslim community. ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. Right to manage the properties of the temple is purely a secular matter and cannot be regarded as a religious practice. Properties of temple, temple नहीं, temple का जो property है, उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पेश हुआ। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बिल पेश किया। संसद में भारी बहस के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिल को लेकर कहा कि वक्फ बिल कोई उम्मीद लेकर नहीं आ रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति का एक खास हिस्सा है। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है और वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ ही वोट डालने वाले हैं। कि ये वक्फ बिल जो लेकर के आए, कोई उम्मीद लेकर के नहीं आ रहा है, ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है, क्योंकि इनका जो बोर्ड बिखर गया है, ये मुस्लिम में भी बंटवारा चाहते हैं। मुस्लिम इस्लाम धर्म में कहीं बंटवारा नजर नहीं आता है, लेकिन इनकी कोशिश है कि इस बिल के माध्यम से हम मुस्लिम भाईचारा में भी बंटवारा कर दें। बंटवारा तो पीडीए करेगा। अभी देखिएगा। सभापति महोदया, हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि चुनाव बहुत अच्छा होता है। इनसे बेहतर किसने चुनाव देखा होगा? चलिए, धन्यवाद। वोट ही नहीं डालने दिया। सभापति महोदया, मैं धन्यवाद देता हूं। मैं और अपने दल और साथियों के साथ कहता हूं कि समाजवादी पार्टी बिल का विरोध करती है, वोट पड़ेगा तो हम इसके खिलाफ वोट डालने जा रहे हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच मजाकिया अंदाज में आरोप प्रत्यारोप दिखाई दिया। अखिलेश ने भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के चुनाव में देरी को लेकर तंज कसा। अमित शाह ने भी मजाकिया अंदाज और हंसते हुए अखिलेश से कहा कि आप तो 25 साल तक अपनी पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे, हमें कार्यकर्ताओं में से चुनना है, इसलिए समय लग रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक बिल पेश किए जाने के बाद जहां इस पर चर्चा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में राजनीति गर्मा गई है। वक्फ संशोधन विधेयक पर जमीयते उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद असद मदनी ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बिल को जबरन संसद में लाया गया है। बिल नाकाबिले बर्दाश्त है क्योंकि ये मुसलमानों के खिलाफ है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। टेबल कर दिया गया है, बहस होगी और सरकार अपनी ताकत के बल पर
मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ये मेजोरिटेरियन अप्रोच है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ज़बरदस्ती है। पार्लियामेंट में पेश हो गया है। औक़ाफ़ से मुताल्लिक़ अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट में पेश कर दी गई हैं और जिस तरह पेश की गई हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये जो हुकूक हैं इनको गस्ब करने की कोशिश है। ये टोटली अनएक्सेप्टेबल है, नाकाबिल कबूल है। इसको हम नहीं कहना चाहते कि रिजेक्ट किया जाए, लेकिन मजबूर हैं ये कहने पर कि हम इसको पूरी ताकत से रिजेक्ट करते हैं और लड़ाई जारी रहेगी। इन्होंने जिस तरह इसको बनाया है और जिस एटीट्यूड के साथ, जिस रवैये के साथ, जिस इरादे के साथ इसको पेश कर रहे हैं, वो मुसलमानों का मामला मुसलमानों के ख़िलाफ़। हम पहले से कहते चले आ रहे हैं कि जो मौजूदा कानून था पुराना वाला, उसको भी और मज़ीद ठीक करने की ज़रूरत थी, तो उसके बजाय उसको मज़ीद ख़राब कर दिया जा रहा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय में इस बिल को लेकर गहरी चिंता दिखी। वरिष्ठ अधिवक्ता माजिद मेमन ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे मुस्लिम समुदाय के धार्मिक और संपत्ति अधिकारों पर सीधा हमला बताया। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां धार्मिक उद्देश्यों के लिए, लेकिन सरकार उनके नियंत्रण को खत्म करने की कोशिश कर रही है। माजिद मेमन ने आशंका जताई कि सरकारी हस्तक्षेप से वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग और राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। वक्फ बिल संशोधन पर क्या कुछ कह रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता माजिद मेमन, आइए सुनते हैं। देश के सदन में आज एक ऐतिहासिक बिल पेश किया जा रहा है, जिसे हम वक्फ बिल के नाम से जानते हैं। इस वक्फ बिल के इतिहास के संदर्भ में मैं जनता से ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से बिलों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिस तरह से बिलों को पास करने के लिए कोशिशें करके नंबरों को जोड़ा जा रहा है और किसी तरह से बिल को सदन में पास करके कानून बनाने की एक हिकमत मोदी सरकार कर रही है। जहाँ तक के वक्फ बिल का सवाल है, ये ज़ाहिरी तौर पर मुसलमानों के अधिकारों का, जिसका संविधान ने भी एश्योरेंस दिया है, उसमें मुदाखलत है। मुसलमान अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी हलाल की कमाई से अगर अपनी आने वाली नस्लों के लिए कोई पैसा वक्फ करता है, कोई जायदाद प्रॉपर्टी बनाता है जिसमें सरकार का एक पैसा भी नहीं होता, ऐसी मलकियत में आप मुदाखलत करने की कोशिश करने जा रहे हो इस बिल के जरिए। क्या आवश्यकता है, आपकी क्या मजबूरी है कि आप तमाम ज़रूरी चीज़ों को छोड़कर, बेरोज़गारी की, महंगाई की, तमाम चीज़ों की मामलों को छोड़कर आप वक्फ बिल के पीछे पड़े कि इसे फ़ौरन पास करा के ले। ये मुझे लगता है एक राजनीतिक एक षड्यंत्र है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर देश भर में बहस छिड़ गई है। खासकर मुस्लिम समुदाय में इस पर गहरी चिंता जताई जा रही है। AIMIM के नेता और पूर्व विधायक वारिस पठान ने इस विधेयक पर कड़ा विरोध जताते हुए इसे समुदाय के अधिकारों पर हमला करार दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ संपत्तियां समुदाय की भलाई के लिए हैं, लेकिन कई जगहों पर इनके दुरुपयोग की शिकायतें आती रहती हैं। इसलिए सरकार को स्वतंत्र निगरानी प्रणाली बनानी चाहिए, न कि सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर समुदाय के अधिकारों को सीमित करना चाहिए। वारिस पठान ने चेतावनी दी है कि अगर ये बिल किसी विशेष समुदाय के अधिकार छीनने का जरिया बना तो इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सभी समुदायों से चर्चा करनी चाहिए। अगर ये बिल निष्पक्षता के साथ लागू होता है तो इससे वक्फ बोर्ड और आम जनता के बीच विश्वास बढ़ सकता है, लेकिन अगर इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ता है और समुदाय की धार्मिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो ये विधेयक विवादों में घिर सकता है। वारिस पठान ने सरकार से मांग की है कि ये बिल बगैर उचित परामर्श के लागू न किया जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मामले पर समुदाय की चिंताओं का समाधान करती है या फिर नहीं। देखिए, हमारा पहले दिन से कहना है कि जो अमेंडमेंट्स लाई है सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल में, पर से पूरा के पूरा संवैधानिक है। ये वायलेशन है आर्टिकल 14, 24, 25, 26 संविधान का, जो बात करता है इक्वालिटी की।
अभी यहाँ पे ये बिल लाकर इन्होंने दर्शा दिया कि इनको मुसलमानों के खिलाफ कितनी नफरत है। ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं आ रहा ये बिल, ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इस बिल के द्वारा बीजेपी की मंशा साफ जाहिर होती है कि उनकी मंशा नीयत में खोट है। वो चाहते हैं कि हमारी वक्फ की जमीनों को हड़प कर लिया जाए, इसलिए इस तरह का संवैधानिक बिल पेश किया गया है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। आवाज समाचार में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। बात करते हैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की। केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया गया। महाराष्ट्र में एनडीए की सहयोगी शिवसेना शिंदे गुट की पार्टी ने वक्फ बोर्ड का समर्थन किया है और बिल को मुस्लिम समाज के हित में बताया। साथ ही उन्होंने बिल के समर्थन को लेकर शिवसेना उद्धव गुट पर निशाना भी साधा है। वक्फ बोर्डाच्या संदर्भामध्ये शिवसेनेची भूमिका आम्ही पूर्ण स्पष्ट केलेली आहे की यामध्ये आम्ही सोयीचं कधी राजकारण करत नाही। सोयीचं राजकारण करणारे लोक याचा हिंदुत्वाशी संबंध नाही, याचा अमक्याशी संबंध नाही असं जेव्हा म्हणतात तेव्हा त्यांच्या भूमिकेवर संशय घेण्यासारखी जागा निर्माण होते आणि म्हणून जे आम्ही घेतो निर्णय ते खुलेआम घेतो आणि जे बाळासाहेबांचं जे विचार आहेत, आनंदीगे साहेबांचे विचार जे आहेत, आम्ही जो निर्णय घेतो तो खुलेआम घेतो। आम्ही असं होईल तसं होईल याचा संबंध त्याच्याशी नाही, हे असं दुटप्पी भूमिका आम्ही कधी घेत नाही। म्हणून आमची भूमिका स्पष्ट आम्ही घेतलेली आहे, सडेतोड भूमिका आम्ही घेतलेली आहे आणि सर्वसामान्य माणसाच्या हिताची भूमिका घेतलेली आहे। आणि म्हणून काही मुठभर लोकांच्या हातामध्ये हे जी काही वक्फ बोर्डाची प्रॉपर्टी आहे ती ठेवण्यापेक्षा या त्या समाजातल्या बहुसंख्य लोकांना याची सुविधा मिळाली पाहिजे, शाळा झाल्या पाहिजे, कॉलेज झाली पाहिजे, हॉस्पिटल झाली पाहिजे। आज बघा आज काय कंट्रोल आहे कोणाचा, आणि म्हणून हे जे काही वक्फ बोर्डाचं बिल आहे हे मुस्लिम समाजाच्या देखील हिताचं फायद्याचं आहे आणि त्याचा त्यांनी विचार केला पाहिजे। आणि जे आता भूमिका तुम्ही सांगितली कोणी घेतली ती काय म्हणतात अरे हे बघा पळपुटी भूमिका कशाला घ्यायची, घ्या ना खुलेआम भूमिका, घ्या ना, उभे राहा ना एका भूमिकेवर। तुम्ही हे सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत जेव्हा फायद्याचं तेव्हा धरायचं, जेव्हा तोट्याचं तेव्हा सोडायचं। त्यामुळे धरलं की चावतंय, सोडलं की पळतंय, अशा प्रकारची जी काय भूमिका घेतल्यामुळे आज त्यांची ही परिस्थिती झालेली आहे। विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये 100 जागा लढून 20 जागा निवडून आलेल्या आहेत आणि यापुढे देखील ज्या निवडणुका होतील, मुंबई महापालिका असेल, स्थानिक स्वराज्य संस्था असेल। महाराष्ट्र सरकार ने ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड के पुनर्गठन का फैसला लिया है। इस फैसले से ट्रांसजेंडर समुदाय को अधिक सक्षम और न्याय संगत प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि बोर्ड के माध्यम से ट्रांसजेंडर समुदाय की शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाएगा। इस अवसर पर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाठ भी उपस्थित रहे। शिंदे ने कहा कि ये निर्णय ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों और कल्याण को अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि फैसला ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकारों की अधिक कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से रक्षा करने के लिए लिया गया है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया।
ये दुर्घटना शेगांव खामगांव राजमार्ग पर सुबह करीब 5 बजे के करीब हुई, जिसमें 2 यात्री बसों और एक बोलेरो जीप की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई है, जबकि इस हादसे में 24 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा उस वक्त हुआ जब तेज रफ्तार बोलेरो जीप ने पहले एक यात्री बस को टक्कर मारी। इसके तुरंत बाद पीछे से आ रही एक निजी यात्री बस दुर्घटना वाहनों से जाकर टकरा गई। घटना के बाद राजमार्ग पर चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को एम्बुलेंस के जरिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किए और दुर्घटना स्थल को साफ कराकर यातायात बहाल करने की कोशिश की। पुलिस तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण मान रही है। फिलहाल मामले की विस्तृत जांच जारी है। इस हादसे ने एक बार फिर से सड़क सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। शेगावरून बोलेरो पिकअप गाडी आहे, ती बोरवेलची गाडी आहे। ती कोल्हापूरकडे जात होती, ती भरधाव वेगात होती आणि समोरून येणारी महाराष्ट्र राज्याची परिवहन मंडळाची स्लीपर गाडी आहे। तिला तिने या स्पॉटला धडक दिलेली आहे। हा एक प्रकारे ब्लॅक स्पॉट आहे। बरेच अपघात झालेले आहेत तिथे या ब्लॅक स्पॉटला। आम्ही पीडब्ल्यूडीला तशा सूचना पण केलेल्या आहेत। याला समोरून धडक दिली। ही बस बाजूला थांबलेली असताना लक्झरी बस आली इंदानी ट्रॅव्हल्सची आणि या उभ्या गाडीला तिने धडक दिलेली आहे। याच्यामध्ये असा त्रिवेणी विचित्र अपघात झालेला आहे। यामध्ये बोलेरो पिकअप गाडीमधील बसलेले कदाचित 4 प्रवासी 4 लोक मयत झालेले आहेत स्पॉटवरच आणि लक्झरी मधील एक प्रवासी मयत झालेला आहे आणि 15 ते 20 लोक जखमी आहेत। त्यांना तात्काळ आम्ही दवाखान्यात पोहोचवलेलं आहे ॲम्ब्युलन्सच्या मदतीने आणि मयतांना पण सामान्य रुग्णालय खामगाव येथे दवाखान्यात पोहोचवलेलं। पुणे ते परतवाडा चालली होती। समोरून एक कारवाला आला आणि मला ठोकून रॉंग साईडला इकडे घुसला। मग मी साईडनं उभा होतो इंडिकेटर देऊन, मागून एक ट्रॅव्हल्स आली आणि तिनं उभ्या गाडीला ठोक मारली। गुजरात के बनासकांठा जिले के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 21 मजदूरों की मौत हो गई है। घटना डीसा के धुनवा रोड पर स्थित दीपक ट्रेडर्स नामक पटाखा फैक्ट्री में हुई। आग लगने के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। इस घटना के बाद जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि आग लगने के समय फैक्ट्री में कई मजदूर मौजूद थे। घटना के बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। डीसा की एसडीएम नेहा पांचाल ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार एक विस्फोट की आवाज सुनाई दी, जिससे छत गिर गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए हैं। सभी को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं डीसा के विधायक प्रवीण माली ने बताया कि ये हादसा बॉयलर फटने के कारण हुआ है, जिसमें इमारत ढह गई और कई लोग इसके नीचे दब गए। उनमें से कुछ को निकाला भी गया है। मुंबई हाईकोर्ट में दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट की बेंच ने मामले को सुनने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि महिलाओं और बच्चों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए अलग बेंच होती है, इसलिए ये मामला उस बेंच में भेजा जाएगा। कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब याचिकाकर्ता को नए बेंच से समय लेना होगा। इस याचिका में दिशा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका की जांच की मांग की गई है। मामले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। अब सभी की नजरें इस मामले की अगली सुनवाई पर टिकी हैं। देखना होगा कि आगे कोर्ट क्या फैसला लेता है। हाँ, तो देखिए आज हमने जैसा कल पहले ही बताया था आप सब लोगों को, ये बेंच का ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये केस का। तो आज वही हुआ, उन्होंने ऑर्डर पास किया है कि रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया कि ये मैटर को जस्टिस सारंग कोतवाल जी के बेंच पे रखा जाए, क्योंकि ऑफिस अगेंस्ट वुमन का जो असाइनमेंट है जस्टिस कोतवाल साहब के बेंच के पास है, तो वहाँ असाइन होगा। वहाँ असाइन होने के बाद में अभी हमको 2 ऑप्शन है, या तो हम उसी बेंच के पास चला सकते हैं हमारा प्रेयर क्लॉज ए टैगिंग विद PIL नॉट प्रेस करके, या तो फिर उसको फिर से ट्रांसफर होगा वो बेंच चीफ जस्टिस के बेंच के पास। और यहाँ लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए आवाज समाचार के साथ। आवाज इंडिया,
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता और फिल्म निर्माता अजय देवगन आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं। उनका 56 वर्ष पूरे हो गए हैं। उनका जन्म 2 अप्रैल 1969 को हुआ था। अपनी पहली ही फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद अजय देवगन दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। अजय की छवि एक्शन हीरो के रूप में खूब पसंद की गई। फिल्म हम दिल दे चुके सनम, ओमकारा, सिंघम, गोलमाल, रेड, गंगा जल, कच्चे धागे, सिंघम, द लीजेंड ऑफ भगत सिंह जैसी फिल्मों ने अपने अभिनय से बॉलीवुड के इस सिंघम ने अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। अजय देवगन ने जन्मदिन के मौके पर फैंस उन्हें जमकर बधाई दे रहे हैं। इस खास मौके पर अजय की वाइफ अभिनेत्री काजोल ने भी उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। काजोल ने अजय के साथ अपनी एक खूबसूरत और यादगार तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में काजोल और अजय की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। काजोल ने बर्थडे विश करते हुए अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, सभी अच्छे लोग अगस्त में पैदा हुए थे, लेकिन हमें आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने में कोई आपत्ति नहीं है। हमेशा मुझसे बड़े होने के लिए धन्यवाद। काजोल के विशिंग पोस्ट पर उनके फैंस भी अजय को जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। इस बार रामनवमी के अवसर पर OTT प्लेटफॉर्म पर अयोध्या के राम मंदिर का लाइव टेलीकास्ट होगा। ये 6 अप्रैल 2025 को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक होगा। इस दौरान अमिताभ बच्चन भगवान श्री राम की कथा सुनाएंगे। इसके अलावा विशेष पूजा, मंदिरों में पवित्र अनुष्ठान, भद्राचलम, पंचवटी, चित्रकूट और आरती की भी स्ट्रीमिंग होगी। इस मौके पर अमिताभ बच्चन ने कहा कि ऐसे पवित्र अवसर का हिस्सा बनना जीवन भर का सम्मान है। रामनवमी एक त्योहार से कहीं अधिक है। ये धर्म, भक्ति और धार्मिकता के आदर्शों को अपनाने का समय है। बता दें कि इस दौरान कैलाश खेर और मालिनी अवस्थी जैसी प्रतिष्ठित कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दिखाई जाएंगी। इस लाइव स्ट्रीमिंग में भगवान राम का जन्म और उनकी जीवन यात्रा को दर्शाया जाएगा। साथ ही अमिताभ बच्चन बच्चों के साथ एक इंटरैक्टिव सत्र की मेजबानी भी करेंगे। फिलहाल आवाज इंडिया में इतना ही। नमस्कार। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता वैल किल्मर का निधन हो गया है। 65 वर्ष की आयु में अभिनेता ने दुनिया को अलविदा कहा। किल्मर का निधन निमोनिया के चलते हुआ है। वेल के निधन की पुष्टि उनकी बेटी मर्सिडीज किल्मर ने की है। मर्सिडीज ने प्रेस को भेजे ईमेल में बताया है कि किल्मर का मंगलवार 1 अप्रैल की रात लॉस एंजलिस में निधन हो गया। अभिनेता किल्मर ने अपने करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म टॉप सीक्रेट से की थी। उन्होंने टॉप गन, रियल जीनियस, विलो, हीट और द सेंट जैसी लोकप्रिय फिल्मों में काम कर दर्शकों के बीच अपनी पहचान बनाई। साल 2021 में अपने करियर पर बनी डॉक्यूमेंट्री वेल के आखिर में किल्मर ने कहा, मैंने खराब व्यवहार किया है, मैंने बहादुरी से व्यवहार किया है, मैंने कुछ लोगों के साथ अजीब व्यवहार किया है। मैं इनमें से किसी से भी इनकार नहीं करता और मुझे इसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद के कुछ हिस्सों को खोया और पाया है जिनके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। वही साल 2022 में आई टॉप गन मैवरिक किल्मर के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। इसमें उन्होंने आइसमैन की भूमिका निभाई। वेल के बारे में मशहूर रहा है कि वे किसी भी किरदार को बड़ी शिद्दत से निभाते थे। इसके लिए वे कुछ भी कर गुजरते थे। द डोर्स में मैरिसन का किरदार निभाने के लिए उन्होंने पूरे वक्त चमड़े की पैंट पहनी। उन्होंने बाकी कलाकारों और क्रू से कहा था कि वे उन्हें केवल जिम मॉरिसन के नाम से ही बुलाएं। और फिलहाल आवाज समाचार में बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।